नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्कृत। लास्ट हम लोगों ने बात करी थी संस्कृत के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हमने बात करी थी पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, उसके अंतर्गत हम लोग अर्थ को समझ चुके हैं, अर्थ हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे परिभाषा देखते हैं, आधार है, सिद्धांत है, महत्व है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं परिभाषाएं समझते हैं। तो पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, जिसमें हमने अर्थ समझ चुके हैं। पाठ्यक्रम का संप्रत्यय अर्थ के अंतर्गत हम लोग संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ देख चुके हैं। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से देखते हैं। तो परिभाषा, पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है? तो प्रो पैनी के शब्दों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी या समस्त स्थितियां आती है जिनको शिक्षालय, विद्यालय भी बोल सकते हैं, जिनको शिक्षालय द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए चुना तथा संगठित किया जाता है। इकट्ठा करना, वही संगठित करना, संगठित किया जाता है। परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं पाठ्यक्रम है क्या। तो प्रोफेसर पैनी क्या कहते हैं? उन्होंने ये कहा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, उन सारी समस्त स्थितियों को लिया जाता है जिससे कि बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। उनको क्या कहता है? चुना और संगठित किया जाता है। कौन कौन सी स्थितियां ली जाती है इसका? जो कि बालक के सर्वांगीण विकास या व्यक्तित्व के विकास को करने में सहायक होती है, ऐसी सारी स्थितियां इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत चुनी और संगठित की जाती है। नेक्स्ट एक परिभाषा और देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि पाठ्यक्रम क्या है समझा जाएगा। वो है किलपैट्रिक के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम को क्या बताया है, तो हम देखते हैं। पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है। अब इनके अनुसार पाठ्यक्रम को क्या माना गया है? वास्तविकता, जो वास्तविक जीवन है, व्यवहारिक जीवन
महत्व है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम है वो सर्वांगीण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का या विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास कर सकते हैं हम, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक। तो उसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये पाठ्यक्रम है बालक का सर्वांगीण विकास करता है। नैतिक बोलो, चारित्रिक बोलो, शारीरिक बोलो, मानसिक बोलो, राजनीतिक बोलो, हर प्रकार का विकास है एक पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, अगला बिंदु है वो है पठन पाठन मतलब पढ़ने पढ़ाने में क्रमबद्धता आती है। पठन पाठन में क्रमबद्धता के लिए नहीं, पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो एक जो गुरु होते थे वो बोलते थे और विद्यार्थी केवल श्रोता के माध्यम से वो केवल सुंदर अर्थ को ग्रहण करता था और सीखता था। लेकिन वहां पर वो क्रियाशील नहीं होता था, केवल गुरु क्रियाशील रहता था और विद्यार्थी अक्रियाशील रहते थे। उससे कुछ मतलब कि उसमें क्या था कि गुरु है वो शिक्षा देते थे और बच्चे पढ़ते थे। वहां पर क्रमबद्धता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि गुरु है वो अपने अनुसार शिक्षा दे देते बालकों को। लेकिन अगर ये क्रमबद्धता नहीं होगी, हम अगर किताब एक टॉपिक दे देते हैं लेकिन टॉपिक को सीक्वेंस से नहीं बनाते, जैसे कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिससे कि क्या होता है, कार्य सही होता है। वही पढ़ने पढ़ाने के अंतर्गत भी क्रमबद्धता लाने के लिए उसकी सीक्वेंस जरूरी है, मतलब उसका क्रम जरूरी है। तो क्रमबद्धता किसके द्वारा आती है? पाठ्यक्रम के द्वारा क्रमबद्धता आती है। नेक्स्ट है संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान। आप संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो पाठ्यक्रम के अंदर निहित जो पाठ है, फिर अगर पद्य ले लो, गद्य ले लो, नाटक ले लो, श्लोक ले लो, जो मंगलाचरण वगैरह होते हैं, फिर अगर हम लोग दैनिक जीवन के अंतर्गत ले लो तो प्रार्थना सभा वगैरह जो भी संस्कृति के अंतर्गत होता है, वो उसमें संस्कृति से संबंधित और जो परंपरा से संबंधित जो पाठ होते हैं उसका ज्ञान हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से मिल जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम ये निर्धारित होता है कि किस अवस्था के बालक को, मतलब किस आयु के बालक को किस प्रकार की संस्कृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो पाठ्यक्रम में निर्धारित होता है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास। अब नैतिक गुण कौन कौन से होते हैं? उसमें है सत्य, विनम्रता, आदर, सत्कार, और है सहानुभूति, प्रेम, त्याग। इससे संबंधित जो गुण होते हैं, मतलब कि नैतिक गुण, जैसे कि और भी बहुत सारे नैतिक गुण होते हैं, जितना लिख सकते हम लोगों ने देखा कि ये जो मोटे-मोटे हम लोग देखे सत्य, विनम्रता, आदर, सत्कार है, सहानुभूति है, प्रेम है, त्याग है। अब हम बोलेंगे कि पाठ्यक्रम के माध्यम से गुणों का विकास किस प्रकार हो सकता है बच्चे का। तो पाठ्यक्रम में अगर मान लो छोटी कक्षा के अंतर्गत एक 6th क्लास में हम लोगों ने देखा कि बच्चों के अंदर वो एक जो श्लोक के माध्यम से अस्तोमा शब्द में तमसोमा ज्योतिर्मय में वो जो श्लोक है उसके माध्यम से हम एक प्रार्थना
पाठ्यक्रम वह साधन है, पाठ्यक्रम वह साधन है जो प्राचीन एकत्रित ज्ञान में, प्राचीन एकत्रित ज्ञान में एकत्रित ज्ञान को विद्यार्थियों को हस्तांतरित करता है। अब जो पुराना ज्ञान है, प्राचीन समय से चला आ रहा है, जो ज्ञान हमारे लिए आदर्श रूप में है, उसे हर कोई स्वीकार करता है, उस प्रकार का ज्ञान, ठीक है, वो ज्ञान को पाठ्यक्रम क्या करता है, साधन बनकर विद्यार्थियों तक हस्तांतरित करता है। साधन क्या होता है, जिससे कि अगर कोई साधन है उससे हम कहीं आ जा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को कर सकते हैं, तो पाठ्यक्रम को साधन माना गया है किसका, प्राचीन ज्ञान को एकत्रित इकट्ठा करके और जो विद्यार्थी हैं उनमें हस्तांतरित करने का साधन माना गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पाठ्यक्रम है उसका ये महत्व बालकों के हर प्रकार के विकास के लिए हो रहा है। पाठ्यक्रम का निर्माण है वो बालक का सर्वांगीण विकास करता है। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य। हम कोई भी कार्य करते हैं, छोटे से बड़ा कोई भी कार्य करते हैं, तो उससे पहले हम उद्देश्य का ध्यान करते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता है। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उसमें किन उद्देश्यों को ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन कौन से उद्देश्य हैं वो पाठ्यक्रम के निर्माण के अंतर्गत होने चाहिए। मतलब कि किस उद्देश्य से उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अगर वो सही है, हम कह रहे थे कि महत्व पाठ्यक्रम का, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर रहा है पाठ्यक्रम, तो वो अब उद्देश्य क्या हो गया, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो उससे संबंधित अलग अलग प्रकार की किस प्रकार हम लोग उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद, मतलब कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उससे पूर्व हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि मैंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो बालकों में इन उद्देश्यों का मतलब कि इन उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो है पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति का साधन है, उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। हमने पहले बोला था कि जो ये ज्ञान, एकत्रित ज्ञान होता है उसको ये साधन बनकर बच्चों तक हस्तांतरित करता है, प्राप्ति का साधन है, ठीक है ना। उद्देश्य पाठ्यक्रम के द्वारा हम जो निर्धारित उद्देश्य उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी। फिर है भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के उद्देश्य वो किन पर निर्धारित होते हैं, भाषा और साहित्य दोनों पर आधारित होते हैं, भाषा और साहित्य। अब भाषा और साहित्य दोनों पर कैसे निर्धारित होते हैं, मतलब कि जब उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा तो भाषा को भी ध्यान रखा जाएगा और साहित्य को भी ध्यान रखा जाएगा। भाषा जो बोल चाल रहे हैं हम, संस्कृत की जो भाषा है, कैसे वर्ण है, फिर वर्णमाला से संबंधित है, फिर इससे संबंधित जो व्याकरण है भाषा के अंतर्गत वो आ जाएगी। फिर अगर हम साहित्य की बात करें तो इसमें नाटक हो गए, गद्य पद्य विधा वगैरह वो सारे वो साहित्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो अब जो पाठ्यक्रम का निर्माण करना
ये तो मोटी मोटी बात हुई कि इन चीजों का ध्यान इसमें रखना चाहिए। विषय वस्तु जो कंटेंट दे रखा है, जो टॉपिक दे रखे हैं उनको, और जीवन मूल्यों मतलब कि वास्तविक जीवन में इन चीजों का क्या महत्व है। क्योंकि आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय यदि पाठ में पढ़ाते समय यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए यदि व्यवहारिक ज्ञान को उसमें लेते हुए यदि हम बताते हैं बच्चे को, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है और उन्हीं बातों को वो घर पर जाकर भी बताता है और वो ज्ञान है वो उनके अंतर्गत बहुत ही दीर्घकाल तक स्थायी रूप में रहता है। तो वहाँ पर विषय वस्तु और जीवन मूल्यों को ध्यान में रखकर, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान। उद्देश्य के अंतर्गत सर्वप्रथम है ज्ञान। तो जो उद्देश्य ध्यान करेंगे उसके अंदर ज्ञान को देखेंगे तो ज्ञान पहला है भाषा तत्वों का ज्ञान। भाषा तत्वों का ज्ञान। अब भाषा तत्व ज्ञान भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित क्या हो गए तो उसके अंतर्गत आएगा उच्चारण हो गया, भाषा में ये आता है ना, उच्चारण है, वर्तनी संबंधी है, वर्तनी संबंधी, वर्तनी संबंधी, फिर है शब्दार्थ, शब्दार्थ, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब ये पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाएगा तो उसमें जो पाठ डाला जाएगा पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या उद्देश्य होगा कि बालक उच्चारण जो है वो सही कर पाएंगे, वर्तनी संबंधी जो जानकारी है इस पाठ से उनको मिलेगी, शब्दार्थ का ज्ञान होगा बालकों को, इसमें आए उपसर्ग है उनके बारे में जानेंगे और इन उपसर्गों को देखकर वो अन्य उपसर्गों को एकत्रित करने में रुचि रखेंगे। इस प्रकार प्रत्यय है, संधि है, तो भाषा तत्वों के अंतर्गत इन सब चीजों को बालक सीखेगा। इसी ज्ञान के अंतर्गत दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु के ज्ञान के अंतर्गत देखने को चल रहा है विषय वस्तु मतलब कि जो पढ़ाई जाने वाली वस्तु है उसके अंतर्गत वो क्या क्या सीखेगा। तो ये पहली बात तो ये है कि बालक के सर्वांगीण विकास में वो सहायक हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। सर्वांगीण विकास में सहायक, सर्वांगीण विकास में सहायक होगी, ये उद्देश्य होगा। और इसके अंतर्गत जो गद्य, पद्य, पटकथा, पटकथा, नाटकांश, नाटक के जो अंश होते हैं छोटे छोटे, नाटक पूरा नहीं लिया सकता तो छोटे छोटे अंश लिए जाते हैं किताबों में। नाटकांश को समुचित स्थान, को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए उद्देश्यों के अंतर्गत। फिर है यदि बात हम पाठ्यक्रम की कर रहे हैं, पाठ योजना की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन चीजों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और संस्कृति, पर्यावरण, उत्सव, रीति रिवाज, इन सब चीजों का ध्यान पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाना चाहिए उद्देश्यों को निर्धारण करते समय। फिर बात आती है सत्य, अहिंसा, परोपकार, जो कि नैतिक गुण माने जाते हैं, परोपकार, और भी बहुत से होते हैं, दया है, करुणा है, जो भी है, सारी जो भावना है उन सभी से संबंधित जो भी नैतिक गुण है उनका समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम क्या कहता है कि मैं जो मतलब कि पाठ्यक्रम निर्धारित हो रहा है, मतलब कि उसका निर्धारण किया जा रहा है, तो उससे कि
उद्देश्य था हमारा ज्ञान। नेक्स्ट है, दूसरा है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण, अब अर्थ ग्रहण के अंतर्गत बालक इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, कैसे सुनकर और पढ़कर, सुनकर एवं पढ़कर इस पाठ्यक्रम में निहित पाठों को बालक पढ़कर और सुनकर अर्थ ग्रहण करेगा, ऐसा उद्देश्य पाठ्यक्रम में निर्धारित होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम, पहला जो भी था वो ज्ञान था, दूसरा अर्थ ग्रहण, तीसरा है कौशल। अब कौशल के अंतर्गत बालक इन चीज पाठ्यक्रम को पढ़कर, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्य वस्तु उसको पढ़कर उसके अंतर्गत कौशल, उसके बालक के अंतर्गत क्या क्रिएटिविटी है, क्या कौशल है, मतलब कि जो सृजनात्मकता जिसे हम कहते हैं, वो विकास किस प्रकार हो सकता है। यदि किसी पाठ को अगर मान लो कविता पढ़ाई या श्लोक पढ़ाई, संस्कृत में श्लोक होगा तो श्लोक को पढ़कर बालक के अंतर्गत अन्य श्लोकों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। उसी प्रकार के अन्य श्लोकों को वो इकट्ठा करने, उनको अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट करने में वो रुचि लेगा। तो इस प्रकार का कौशल उसके अंतर्गत विकसित होगा। नेक्स्ट है इसमें रुचि। अब पाठ्यक्रम के निर्माण, मतलब कि पाठ्यक्रम जो बनाया जाएगा उसके अंतर्गत रुचि से संबंधित, यानी बालक की रुचि को ध्यान में रखकर बनाया जाए पाठ्यक्रम, बालक उसमें रुचि ले और अध्यापक भी विशेष ध्यान रखे जब वो कक्षा में पढ़ाए तो पहले एक ऐसा वातावरण सृजित करे कि बालक उस पाठ्य वस्तु या प्रकरण को पढ़ने में बालक की रुचि उत्पन्न हो, ऐसा उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। अब एक शिक्षक है वो रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेगा बालकों में, तो हमने देखा होगा कि कोई भी किताब आजकल जो आ रही है उसके अंतर्गत अध्यापक के लिए अलग क्रिएटिविटी दे रखी होती है और छात्र के लिए अलग दे रखी होती है कि भाई इस पाठ के अंतर्गत यदि शिक्षक किस प्रकार की सृजन करेगा, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी करेगा, तो बालक को ये पाठ अच्छी तरह से व्यवहारिकता के अंतर्गत समझ में आएगा। तो एक अध्यापक को रुचि उत्पन्न करने के लिए एक सृजनात्मक वातावरण को सृजन करना होगा। नेक्स्ट है रुचि के बाद अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंतर्गत सद्वृत्तियों का विकास होगा। अब वो सद्वृत्तियां कौन सी हो सकती है, दया है, करुणा है, प्रेम है, त्याग है, इस प्रकार की सद्वृत्तियों का विकास होगा। जब कब होगा, जब पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, तो बालक के अंतर्गत ये सारी चीजों का विकास हो सकेगा, ज्ञान बढ़ेगा, अर्थ ग्रहण की क्षमता उनमें उत्पन्न होगी, उनमें कौशल का विकास होगा, रुचि उत्पन्न होगी और निम्न सद्वृत्तियों का विकास उसके अंतर्गत इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होगा। अब लास्ट में हम लोग रहकार्य प्रश्न लिखते हैं। रहकार्य प्रश्न, पाठ्यक्रम के संप्रत्यय को समझाते हुए पाठ्यक्रम के महत्व को बताइए। मतलब कि आपको पाठ्यक्रम का समृद्धि क्या है उसके बारे में बताना है, उससे संबंधित जो अर्थ बताया मैंने संकुचित व्यापक वो लिखना है। फिर इसके अंतर्गत आप लोगों को परिभाषा जो तो बताइए मैंने वो लिखनी है और फिर महत्व के जो बिंदु बताए हैं उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में
लिखना है और सभी को ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में आवश्यक रूप से करना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए